दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे समास और समास के साथ साथ समास विग्रह कवर कर रहे थे। अभी तक दोस्तों समास में हमने आपको दो बेहतरीन लेक्चर दिया, एक तो अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आज हम लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज पढ़ने वाले कर्मधारय समास, वो समास का वो हिस्सा जिसे पढ़ करके आपको डर लगता है। मैंने कहा डर वाला काम पहले ही खत्म कर देते हैं, बाद में हम द्वंद्व समास पढ़ाएंगे, बाद में हम बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले डर तो अंदर से खत्म हो जाए। तो डर विशेष कर आपको केवल दो ही में लगता है, या तो तत्पुरुष में या तो कर्मधारय में, ठीक है। लेकिन आज वो डर आपका समाप्त हो जाएगा। तत्पुरुष वाला डर मैंने पहले ही समाप्त कर दिया, कर्मधारय वाला जो डर है वो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए क्लास आपकी। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियोज नहीं देखा एक बार देख लीजिए, पीछे का वीडियो बहुत ही शानदार सी क्लास आपको दी जा रही है, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको उसमें से एक दो लाइन आपको मेन चीजें बता देता हूं कि क्या आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, आप हमेशा जब समास पढ़ रहे हो तो दो चीज याद रखिए कि पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला पद। और उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला पद, बाद का पद, ठीक है। बाद का पद, या फिर इसे हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरा पद, ठीक है। हर एक जितना भी सवाल होता है जैसे आप संधि विग्रह करते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द मिलते हैं, दोनों शब्दों के जुड़ने से दोस्तों एक नया शब्द बनता है। उसी तरीके से यहाँ हर जगह दो शब्द होता है। देखिए जैसे यहाँ नील और कमल मिलकर नील कमल बन गए, शुभ और आगमन मिलकर शुभागमन बन गए, बद और बू मिलकर बदबू बन गया, परम और आत्मा मिलकर बन गया बड़ा और घर मिल गया, ठीक है। तो हमेशा आपको दो शब्द मिलेगा। यही आपको समझना है कि एक पूर्व पद है, दूसरा उत्तर पद है, इतनी बात समझ जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया अव्ययी भाव समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया? अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ाया। अव्ययी भाव समास के बारे में केवल एक लाइन याद रखिए कि जहां पहला पद प्रधान हो, जहां क्या हो दोस्तों? पहला पद क्या हो? प्रधान हो, ठीक है। प्रधान का मतलब क्या है? पहला पद उपसर्ग के तौर पर दोस्तों प्रयोग किया जाता है, उसकी प्रधानता होती है। जहां कहीं पहला पद प्रधान मिल जाए समझ जाइए कि वहां पर क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाया तत्पुरुष समास के बारे में। किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष मैंने पढ़ाया कि जहां उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो दोस्तों? जब कभी उत्तर पद आपको प्रधान मिले तब समझ जाइए कि तत्पुरुष समास में वो आता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया, दो चीजें पढ़ लिया। अब जो कंफ्यूजन वाली बात हो, कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है दोस्तों कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कर्मधारय समास के बारे में। बहुत ध्यान समझिएगा, आज मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और कर्मधारय समास की भी दोस्तों पहचान होती है, वो ट्रिक के रूप में आप याद रखिए कि इसकी भी पहचान क्या होती है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। बस यही लफड़ा फंस गया, ठीक है, यही लफड़ा फंस गया। क्यों दोस्तों? होता क्या है कि अभी तक आपने पढ़ा था कि भाई तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है और यहां कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब जो है सारी नौटंकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बच्चा कंफ्यूज, ठीक है। और क्यों ना हो कंफ्यूज, वो कैसे डिसाइड करेगा भाई कि कौन सा तत्पुरुष है कौन सा कर्मधारय है? आप समझिए ना, अगर इसका कोई और पद प्रधान कर दिया होता तब मामला ही रहता ही नहीं। लेकिन यहां भी उत्तर पद प्रधान का मतलब क्या है? उत्तर पद का मतलब ही है दूसरा पद प्रधान, ठीक है, दूसरा पद, ठीक है। उत्तर पद का मतलब क्या है? दूसरा पद, या फिर जो आप लिखे हैं बाद वाला पद, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों इसकी पहचान हो जाती है। समस्या की बात है कि सर दोनों में कोई एक ऐसा अंतर आप समझा देते ना कि अपना काम हो जाता कि सर ये तत्पुरुष वाले में और इस कर्मधारय वाले में क्या अंतर हम लोग करें, ठीक है। तो एक लाइन क्या आप अंतर याद रखिएगा कि कर्मधारय समास जब आप पढ़ रहे होंगे तब हमेशा प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताने वाला रहता है, हमेशा। फिर से याद रखिए, क्या बोला सर आपने? प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, हमेशा इस लाइन को आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, ठीक है, विशेषता बतलाता है। इतनी बात आप याद रखेगा तो आप समझ जाएगा वहां कर्मधारय समास है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। लिखा है नील कमल। क्या लिखा है? नील कमल। तो जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो आएगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें आप पहला पद पढ़ रहे हैं, जो नील शब्द है नीला को इंडिकेट कर रहा है। और जो पहला पद है ये क्या है दोस्तों? पहला पद विशेषण है। क्या है दोस्तों? यहां पर प्रथम
प्रथम पद क्या नजर आ रहा है? विशेषण। विशेषण मतलब यह विशेषता बता रहा है। आप पढ़े हैं ना, विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताए। तो नीला, पीला, हरा, काला, ये सब क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द ही होते हैं। तो यहाँ नील शब्द है। इसी तरह शुभागमन का क्या हो जाएगा? शुभ है जो आगमन। शुभ है जो आगमन। शुभ है जो आगमन। यहां पर दोस्तों ये जो शुभ शब्द है ये क्या हो जाएगा? पहला पद विशेषण हो गया। इसी तरह बदबू। बदबू में बद, बद मतलब क्या होता है? बुरी या बुरा, ठीक है। बुरी है जो बू। बुरी है जो बू। बू का मतलब क्या हो जाता है? बू का मतलब होता है गंध। जो गंध क्या है? बुरी है, उसके लिए शब्द होता है बदबू। इसी तरह लिख दिया। अच्छा, बदबू में बद हो जाएगा। परमात्मा में परम हो जाएगा। परम है जो आत्मा। परम है जो आत्मा, ये परमात्मा हो जाएगा। बड़ा घर में बड़ा हो जाएगा। बड़ा है जो घर। बड़ा है जो घर। कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, एकदम इत्मीनान से पढ़िए। मैं जानबूझ के थोड़ा सा अपडेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, हमेशा मैं घिसे पीटे तरीके से नहीं पढ़ाता। ऐसा नहीं मैं पहली बार समास पढ़ा रहा हूं। मेरे कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। बट जितने बार भी मैं समास वाला चैप्टर पढ़ाता हूं, हमेशा आपको कुछ नया देता हूं, कुछ नई चीजें समझाता हूं। और समझिए, जैसे लिख दिया दोस्तों रक्त कमल। यहां पे रक्त मिल गया आपको कि रक्त के जैसा जो है कमल। रक्त के जैसा है जो कमल। रक्त के जैसा है जो कमल। तो ये सब में क्या है दोस्तों? आप पढ़ रहे हैं यहां पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास याद रखिए। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? हमेशा याद रखिए कि ये वाले जो सवाल हैं यहां हमें क्या मिल रहा है? पूर्व पद विशेषण मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? पहला पद विशेषण है। कमल की विशेषता बता रहा है कि रक्त के जैसा कमल है, खून का रंग जैसा होता उस रंग का कमल है। जैसे लिख दिया नील गगन। नीला है जो गगन, ठीक है। नीला है जो गगन। नीला है जो गगन, ठीक है। गगन मतलब क्या हो गया? आसमान या आकाश, ठीक है। नीला है जो गगन, ठीक है, ये आपने कर लिया। सदाचार। सदाचार का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं ना तो आपको मिलता सत धन आचार। सत मतलब क्या हो जाता दोस्तों? सत मतलब होता अच्छा। सत का मतलब क्या होता? अच्छा। अच्छा है जो आचार, मतलब जो आचार यानी व्यवहार क्या है? अच्छा हो, ठीक है, उसके लिए सदाचार। गंगा जल का क्या हो जाएगा? गंगा नदी का जल, ठीक है। गंगा नदी का जल, ये तो सिंपल सा हो गया, गंगा जल। प्रभु दयाल का क्या हो जाएगा? प्रभु है जो दयालु। प्रभु है जो दयालु। लेकिन अब यहां रुक जाइए, ठीक है। यहां दोस्तों प्रभु क्या है? प्रभु की विशेषता क्या है? दयालु, ठीक है, प्रभु दयाल। तो दोस्तों अभी तक तो दोस्तों ये सदा गंगा ये इस साइड आ रहा था। तो इन सारे सवालों में आपने क्या पढ़ा? इन सारे सवालों में आपने पढ़ा कि पूर्व पद विशेषण था। क्या पढ़ा दोस्तों? कि इन सारे सवालों में हमें क्या मिल रहा था? पूर्व पद विशेषण मिल रहा था। विशेषण का मतलब क्या? जो पहला पद विशेषता बताने वाला था। लेकिन अब जो सवाल आप पढ़ रहे हैं यहां उत्तर पद विशेषण हो गया, यहां पूर्व पद नहीं। इस सवाल में क्या हो गया दोस्तों? इस सवाल में उत्तर पद क्या हो गया? विशेषण हो गया। भाई विशेषता प्रभु बताएंगे या विशेषता ये है किसी का दयालु होना विशेषता है या प्रभु शब्द विशेषता है? नहीं सर, विशेषता तो दयालु का भाव है ना एक तरह सा, वही विशेषण में आएगा। तो यहां देखिए उत्तर पद विशेषण हो गया। इससे क्या सीख मिलती है? हमेशा रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, कुछ नई चीजें सीखिए, समझिए, ठीक है। इसीलिए तो दोस्तों मेरी क्लास ज्यादातर लोग नहीं देखते, ठीक है। उनको लगता है कि नितिन सर और कठिन पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, समझिए, ठीक है। जैसे और समझिए, और समझा रहा हूं आपको। जैसे लिखा मुनिवर, ठीक है। मुनिवर का क्या हो जाएगा? मुनियों में है जो श्रेष्ठ। वर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? इस वर का मतलब क्या हो जाता है? श्रेष्ठ शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यहां आपने क्या कर लिया कि मुनियों में है जो श्रेष्ठ। यहां भी क्या है? इस सवाल में भी अभी बता देता हूं, राम दयाल, ठीक है। राम है जो दयालु, ठीक है। जैसे प्रभु दयाल था उसी तरह से, ठीक है। राम है जो दयालु, ठीक है। राम है जो दयालु, उससे क्या हो गया? राम दयालु बन गया, ठीक है। तो याद रखेगा, राम है जो दयालु या फिर राम है दयालु जो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। शक्तिवर्धक। शक्तिवर्धक में दो शब्द है, एक शक्ति शब्द है, एक वर्धक। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना, वर्धक है जो शक्ति का, बोल सकते हैं कि नहीं? वर्धक है जो शक्ति का। वर्धक है जो शक्ति का। राम दीन। राम है जो दीन, बताइए यही होगा ना? क्या हो जाएगा? उल्टा करिए। दीन है जो राम। दीन है
जो राम। बच्चा परेशान कि सर ये आपने क्या कर लिया, यहाँ ये आपने क्या कर लिया। अब समझिए, अब समझिए यहाँ पर दोस्तों एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, पहले आराम समझिए। इसको देखिए, जैसे लिखा नराधम, तो अलग करेंगे संधि विच्छेद करके, नर मिलेगा और अधम मिलेगा। अधम मतलब होता है बुरा व्यक्ति, अधम मतलब होता है बुरा व्यक्ति। तो बात आता है कि कौन सा पहले नर से शुरुआत किया जाए या अधम से शुरुआत किया जाए। तो ऐसे सवालों में अधम से करेगा। अधम मतलब नीच, ठीक है। अधम, अधम का मतलब क्या हो गया, नीच, या फिर क्या हो गया, बुरा, ठीक है। अधम है जो नर, नर मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या है, अधम है, ठीक है। इस तरह से करिएगा। तो अपने अपने तरीके से करना है। जैसे कोई बच्चा कहा सर राम दयालु में, हमें नहीं कह सकते दयालु है जो राम, ठीक है, नहीं तो अलग हो जाएगा। यहां पे हमको आपको याद देखना है कि जो उत्तर पद है वो विशेषण है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहां क्या हमें सीखना है, हमें उत्तर पद विशेषण समझना है, ठीक है। यहां उत्तर पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, उत्तर पद मतलब क्या हो गया, यहाँ दूसरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। दूसरा पद विशेषण, हमें ये सीखना था। इसलिए दोस्तों मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि इसको अच्छे से समझिए, एकदम दिमाग लगा के आप समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और अभी आइए मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। ऐसे सवाल बड़ा छोटा, इसको अगर मैं आपको याद दिलाऊं ना, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों रात दिन, क्या लिखा है, रात दिन। जैसे लिखा है दोस्तों माता पिता, बात को समझिएगा, माता पिता। जैसे लिखा है दोस्तों शुभ लाभ, ठीक है, शुभ लाभ। बच्चा यहां से टैली करता है, जबकि इन सारे सवालों में हमेशा याद रखेगा द्वंद्व समास है। कौन सा दोस्तों, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास है। बच्चा सोचता है कि यार यहाँ द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व क्यों नहीं है। एक चीज और बताऊं आपको, संकट, संकट ये समझिए, एक संकट और है। जब आप पढ़ते हैं साथ साथ, सर आपके साथ साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। सर आपके साथ साथ पढ़कर दिल बाग बाग हो जाता है, ठीक है। सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। कोई बच्चा कहा नहीं सर धीरे धीरे पढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़ाइए, ठीक है। दोस्तों ये जो शब्द है जहां रिपीटेशन हो रहा है, इन रिपीटेशन में क्या होता है, यहाँ होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास। मैं, आप कहेंगे नितिन सर आप तो पढ़ाने के अलावा हमें कंफ्यूज भी कर रहे हैं। अरे क्यों ना करें कंफ्यूज, आप मुझे बताइए क्यों ना करें कंफ्यूज भाई। हम नहीं चाहते आप रट्टा मार के जाइए, हम चाहते हैं कि आप सीखिए। ये सवाल में आएगा तो आप करेंगे क्या, द्वंद्व समास। ये सवाल पूछेगा तो आप करेंगे अव्ययी भाव समास। लेकिन अभी जो दिया है ना, ये ना तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, ना ही यहां पर द्वंद्व समास है। फिर क्या है सर, कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये कर्मधारय समास ही है। क्या है दोस्तों, कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, यह क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास ही है, ये आप याद रखेंगे। अब फिर अगला सवाल कि सर एक कर्मधारय में इस तरह का कैसे आ गया। सर यहां तो दोनों पद विशेषण है, तो दोनों पद विशेषण, हम भी तो कह रहे हैं कि दोनों पद विशेषण। अब आप तो रट्टा मार के बैठे हैं कि जहां दोनों पद विशेषण हो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यही रटे हो ना कि जहां दोनों पद विशेषण होता है वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। रटना नहीं है, समझना है। जहां दोनों पद विशेषण हो वहां द्वंद्व के अलावा कर्मधारय समास भी होता है। खूब मुझे पता है, चैन नहीं है, गूगल करोगे, कर लो, गूगल कर लो, जहां से पढ़ना सीखना है पढ़ लो, सीख लो। नितिन सर गलत नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, बस आपको समझा रहे हैं कि इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। बड़ा छोटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपके परीक्षा में द्वंद्व ऑप्शन नहीं दिया है तो आप कर्मधारय ढूंढ के टिक करिएगा, सही हो जाएगा। लाल सुर्ख, अच्छा ये तो कर्मधारय है ही है, हमको तो यहाँ पर ये बताना है कि इसका समास विग्रह कैसे होगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो बड़ा है जो छोटा है, जो बड़ा है जो छोटा है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसका समास विग्रह ही ऐसे होता है, दोनों पदों को लेकर ऐसे ही समास विग्रह होता है। जैसे यहाँ लाल सुर्ख दे दिया ना, तो हो जाएगा जो लाल है जो सुर्ख है, ठीक है, जो लाल है जो सुर्ख है, ठीक है, सुर्ख है जो गाढ़ा है, ठीक है। जो लाल है जो पीला है, जो लाल है जो पीला है, ठीक है, जो लाल है जो पीला है। इसी तरह से जो पीला है जो जर्द है, जो पीला है जो जर्द है, ऐसे करेंगे। जो श्याम है जो सुंदर है, जो श्याम है जो सुंदर है। देखो बेटा, मैं केवल आपको यह समझाना चाहता हूं कि अपने अंदर अहंकार न पालिए, पढ़िए। कई बार लगता है कि हिंदी बहुत आसान है, मैं कहता हूं हिंदी आसान जरूर है लेकिन समझिए।
ऐसे सवाल भी आपको परीक्षा में टकरा जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा समाज में मेरा सारे सवाल सही हैं, सब सही है, लेकिन वहीं से आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए, लिखा दोस्तों धर्म बुद्धि। अब यहाँ पे कुछ अलग से नहीं दोस्तों, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास, लेकिन यहाँ कर्मधारय समास के एक अलग टाइप के दोस्तों भेद नजर आएंगे। जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों ये धर्म बुद्धि और ये विंध्य पर्वत, ठीक है, ये आप मान लीजिए इसको पहला सवाल ले लीजिए, इसको दूसरा सवाल ले लीजिए, तो यहाँ पर जो ये वाले सवाल है दोस्तों, ये वाले सवाल यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर विशेष्य का बोध होता है, विशेष्य का। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा विशेष्य है क्या, तो याद रखिएगा पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, मतलब ये धर्म क्या है, पहला पद, बिंद क्या है, पहला पद। यहाँ पहला पद ही क्या है दोस्तों, विशेष्य है। जैसे लिख दिया धर्म बुद्धि, तो धर्म बुद्धि का क्या हो जाएगा, धर्म है यह बुद्धि, ठीक है, धर्म है यह बुद्धि, ठीक है। इसके लिए शब्द क्या बनता है दोस्तों, धर्म बुद्धि शब्द बनता है, इसको याद रखिएगा। या फिर कहीं कहीं पर इसे वो भी मैंने पढ़ा, धर्म विषयक बुद्धि, ठीक है, धर्म विषयक बुद्धि ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, विंध्य पर्वत तो दोस्तों एक पर्वत विशेष का नाम है, उसके बावजूद भी याद रखिएगा, सिंपल सा है इसका। जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा विंध्य नामक पर्वत। क्या आएगा, विंध्य नामक पर्वत। ये उसी तरीके से जैसे गंगा जल के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, गंगा नदी का जल, बस इतना हो जाता है। यहाँ पूर्व पद दोस्तों विशेष से, क्या है, पूर्व पद विशेष से पर्वत किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, ये विंध्य, ठीक है। इसलिए विंध्य को हमने क्या कर लिया, विशेष में कर लिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पूर्व पद आपको अव्यय नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, यहाँ पूर्व पद आपको क्या नजर आएंगे दोस्तों, अव्यय नजर आएंगे। और आपने पढ़ रखा है कि दोस्तों जहां पहला पद अव्यय हो वहां तो अव्ययी भाव समास होता है, यही पढ़ा है ना। लेकिन अब रुकिए, वहां पर कर्मधारय समास भी होता है, इसीलिए कर्मधारय को पूरे समास का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये सबको लेकर चलता है। देखिए कैसे, अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है, आधा, अध मतलब क्या हो जाएगा, आधा, आधा है जो मरा, जो व्यक्ति आधा मरा उसके लिए हो जाएगा। सुंदर है जो योग, ठीक है, सुंदर है जो योग, तो यहां पर जो सु शब्द है यह भी तो क्या है दोस्तों, एक तरह से अव्यय है। बच्चा तो इसे देखकर ही समझेगा ना कि सुयोग क्या है, अव्यय भाव समास। लेकिन यदि परीक्षा में कर्मधारय समास दिया है तो कर्मधारय भी टिक कीजिएगा। दुर्वचन, ठीक है, दुर्वचन में दोस्तों दो शब्द है, एक तो दुर शब्द है, दूसरा वचन शब्द है, दुर्धन वचन, ठीक है। ये तो हमने संधि विच्छेद कर लिया। दुर मतलब क्या हो जाता है, बुरा, ठीक है, दुर का मतलब क्या हो जाता है, बुरे, ठीक है, बुरे वचन, ठीक है, बुरे वचन, इसके लिए शब्द क्या होता है, दुर्वचन, ठीक है, ये आप समझिएगा। तो यहाँ हमने सिंपली क्या समझाया आपको कि यहाँ पूर्व पद अव्यय हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीजें पढ़ते चलिए, आगे बढ़िए। लिख रहा है जेब घड़ी, यहाँ भी दोस्तों कर्मधारय समास है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़िए डिटेल में, ठीक है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, यहाँ भी कर्मधारय समास है। अब सर इसकी पहचान कैसे की जाए कि जेब घड़ी में क्या है, तो अगर समास विग्रह करेंगे तो सिंपल सा इसका समास विग्रह आएगा कि जेब में रखी जाने वाली घड़ी, रखी जाने वाली घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी को हम क्या कहते हैं, जेब घड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ है क्या दोस्तों, यहाँ पर इसे हम कहते हैं मध्यम पद लोपी। क्या कहते हैं, मध्यम पद लोपी। यहाँ मध्यम पद का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों ये जेब में रखी जाने वाली जो है ये लोप हो गया है, केवल जेब और घड़ी शब्द आपको मिल रहा है। इसी तरह से पनडुब्बी में पानी में डूबकर चलने वाली पोत, समझिएगा, पानी में डूबकर चलने वाली पोत। अब आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों क्या हो गया, ये मध्यम पद लोपी हो गया, समझिए बात को। इसी तरह से गोबर गणेश में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये बड़ा आसान से लिखा गोबर गणेश, जिन बच्चों को नहीं पता हो इसे द्वंद्व समास में लेके जाते हैं, लेकिन गलत है। यहां पर क्या हो जाएगा, गोबर का बना गणेश, गोबर का बना गणेश। अब दोस्तों ये गोबर का बना दोस्तों ये तो गायब हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों ये क्या है, मध्यम पद लोपी है। इसी तरह से दोस्तों ज्वालामुखी, ज्वाला उठाइए, नीर उठाइए, ठीक है, नीरज उठाइए, नीरज, ठीक है, ये ठीक है। चलिए आगे बताता हूं पहले। अब देखिए यहां पर अगर आप समास विग्रह करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, यहां पर उपमा मिलेगा आपको। कहेंगे सर पढ़ रहे हैं कर्मधारय बता रहे हैं उपमा, अरे भाई उपमा है, इन दोनों में दोस्तों क्या पढ़ेंगे आप, यहां पढ़ेंगे पूर्व पद उपमा है। क्या है दोस्तों,
पूर्व पद उपमा, ठीक है, इसको भी समझिए कैसे। जैसे जब आप पढ़ेंगे दोस्तों ज्वालामुखी, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में आएगा कि ज्वालामुखी मतलब ज्वाला के समान है जो मुख, यही ना, ज्वाला 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 के समान है जो मुख, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्वालामुख हो जाएगा, ठीक है। या फिर नीरज नयन, ठीक है, नीरज मतलब क्या होता है दोस्तों, जलज नीरज, तो यह नीरज कमल को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा नीरज के यानी कमल के समान है जो नयन, कमल के समान है जो नयन, नीरज नयन, ठीक है। नीरज मतलब कमल, नहीं पढ़ा आपने, नीर जल को कहते हैं, और किसी जल के पर्यायवाची के आगे यदि ज शब्द लग जाए तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। सब पढ़ाया तो गया भाई, किस दुनिया में चल रहे हैं, कैसे नहीं याद है। जैसे दे दिया कमल नयन, क्या दे दिया, कमल, तो याद रखेगा कमल रूपी नयन कर लें, कमल रूपी नयन, यह भी आप कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कमल के समान नयन, क्या कर सकते हैं, कमल के समान नयन, दोनों सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं, दोनों सही है, ठीक है। यहां भी क्या दोस्तों, यहां भी पूर्व पद उपमा है, क्या दोस्तों, यह किसका उदाहरण है, पूर्व पद उपमा का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से मीनाक्षी, मीनाक्षी में क्या हो जाता है, मीना मतलब मीन मतलब मछली, ठीक है, मीन का मतलब क्या हो जाता है, मछली, मीन के समान अक्षी का मतलब क्या हो जाता है, आंख, मीन के समान जो आंख होती है गोल गोल आंखों वाली, उसके लिए होता है, ठीक है। मीन के समान अक्षी यानी आंखों वाली। मृग नयनी, ठीक है, मृग मतलब क्या हो जाता है, हिरण के समान नयन, ठीक है, हिरण के समान नयन वाली, नयनी लिखा है ना, इसका मतलब वाली। यहाँ मीनाक्षी लिखा है तो अक्षी वाली, ठीक है, वाली करिएगा, क्योंकि लास्ट में ई की मात्रा है, वो बताता है कि दोस्तों क्या है, यह जो है ये स्त्रीलिंग से बोध करा रहा है, ठीक है, इसको याद रखेगा। यहां पर आपने क्या पढ़ लिया, इन तीनों में दोस्तों क्या हो जाएगा, पूर्व पद उपमा का बोध होगा, क्या होगा, पूर्व पद उपमा। इसी तरह लिख लिया चरण सरोज, सरोज किसे कहते हैं दोस्तों, सरोज भी कमल को कहते हैं। सरोज किसका पर्यायवाची, सरोज कमल, जलज नीरज तोय सरोज अरविंद, ठीक है, सब कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां हम कह सकते हैं इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा चरण रूपी सरोज मतलब कमल, चरण रूपी सरोज यानी कमल, इसको याद रखेंगे। उसी तरह राजर्षि का क्या हो जाएगा, ऋषि रूपी राजा, ऋषि रूपी राजा, ठीक है। इन दोनों में क्या है दोस्तों, इन दोनों में जिस तरह से यहाँ अलग था पूर्व पद था, उसी तरह से दोस्तों यहाँ क्या है, सरोज और ये हो गया। यहाँ पर उत्तर पद क्या हो गया, उत्तर पद यहाँ पर क्या हो गया, उपमा हो गया, उत्तर पद उपमा हो गया, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। जब कभी अलंकार में आएंगे ना तो हम लोग उपमा, उपमेय, उपमान, इस सारे चीजों पे बातचीत करेंगे, अभी तो अलग ही चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए भवसागर, यहां भी दोस्तों क्या है, यहां भी कर्मधारय समास है, ठीक है, एकदम कर्मधारय का आज पूरा भेद हम लोग खोल डालेंगे। भवसागर, अच्छा इसमें क्या क्या दोस्तों, यहां भव और सागर दो शब्द है, यहां याद रखिएगा, यहां उत्तर पद यहां उपमान है, क्या है दोस्तों, उपमान ना हो करके ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद क्या है दोस्तों, उपमान है, क्या है, उपमान है, नहीं उपमा ही करिए, सागर दे दिया ना, भवसागर, ठीक है, उपमा ही कीजिए, ठीक है। यहां उत्तर पद क्या है दोस्तों, उपमा है, अभी उपमान नहीं है, जहां उपमान आएगा बता दूंगा। चलिए कैसे पहचानेंगे ये जरा समझिए। भवसागर का आप ये समास विग्रह करिए तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे दोस्तों, तो भव मतलब क्या हो जाता है, भव हमारे संसार को ही कहा जाता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा भव सागर मतलब सागर रूपी संसार, यही क्या हो जाएगा, भव सागर, ठीक है, सागर रूपी संसार। जैसे यहां लिख दिया ना मुख शशि, तो क्या कर सकते हैं, शशि रूपी मुख, ठीक है। आप इसको ले रहे हैं, देखिए यहां उत्तर पद को ले रहे हैं, यहां सागर उत्तर पद था, यहां शशि उत्तर पद है, यहां सिंह उत्तर पद है, ठीक है। सिंह रूपी पुरुष, जैसे शेर बलवान होता है ना, उसी तरीके से सिंह रूपी पुरुष यहां पर हो गया। उसी तरह लिख दिया गुरुदेव में क्या कर दे दोस्तों, तो गुरुदेव रूपी गुरु नहीं, गुरुदेव का मतलब होता है गुरु ही देव, अलग हो गया, यहां बात ही अलग हो गया, ठीक है, गुरु ही देव, ठीक है, गुरु ही क्या है दोस्तों, देव है, मैंने आपको समझाया था। अब यहां बदल जाएगा, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पूर्व पद को अवधारणा कहते हैं। यहां जो पूर्व पद है, पहला पद है,
पूर्व पद क्या है दोस्तों, अवधारणा। अवधारणा में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा निर्भरता देखने को मिलती है, इतना ज्यादा नहीं कि मतलब गुरु ही क्या है दोस्तों, स्वयं ही देव है। आप ऐसे करिए, या कह सकते हैं गुरु रूपी देव, क्या कह सकते हैं, गुरु रूपी देव, ये भी कह सकते हैं, लेकिन पूरी निर्भरता नजर आएगा। कर्म बंध मतलब क्या हो जाता है, कर्म रूपी बंधन, कर्म रूपी लिखिए ना यहाँ पे, कर्म रूपी बंधन, ये हो जाएगा। इन सभी में जितना भी मैंने आप सबको पढ़ाया वो सभी दोस्तों क्या है, कर्मधारय समास का भेद है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, ये तो बहुत आसान है दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर द्विगु समास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग 2 चैप्टर लेके चल रहे थे, एक द्विगु समास, एक कर्मधारय समास, ठीक है। तो नवरात्र में क्या हो जाएगा, याद रखेगा, 9 मतलब हो जाएगा 9 मतलब क्या होगा, जो नंबरिंग वाला 9 होता है ना, ये, ठीक है, 9, ठीक है। 9 रात्रियों का समाहार या समूह, चाहे समूह कहिए चाहे समाहार कहिए, एक ही बात है, ठीक है। 9 रात्रियों का, अच्छा नवरात्रि शब्द गलत है, नवरात्र सही है। कई बार लोग बोलते हैं ना नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि शब्द क्या है दोस्तों, गलत है। अगर कहीं पर लिखा है नवरात्रि, ये गलत है। अगर कहीं पर लिखा है नवरात्रि, ये भी गलत है। सही क्या है दोस्तों, नवरात्र, क्या है दोस्तों, सही है नवरात्र। ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि है, मानना हो मानिए, न मानना हो कोई बात नहीं। न मानने वाले कौन समझा सकता है, कहेंगे हम बचपन से बैनर पोस्टर पढ़े आ रहे हैं, पढ़िए, क्या दिक्कत है। बैनर पोस्टर में बहुत कुछ गलत लिखता है, लेकिन हमारा काम है दोस्तों आपको सही चीजें समझाना, तो मैं वही समझा रहा हूं आपको। त्रिकाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रि मतलब क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 3 काल का समाहार, 3 काल का समाहार या समूह क्या कहलाता है, त्रिकाल। जैसे शिव जी को कहा जाता है कि शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को एक साथ देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। किसी को देखा तो उसका भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, तीनों एक साथ उनको दिखाई दे रहा, त्रिकालदर्शी, ठीक है। इसी तरह से त्रिवेणी, ठीक है। तो त्रिवेणी का मतलब क्या हो जाता है, 3 वेड़ी, 3 वेड़ियों का, वेड़ियों मतलब क्या हो जाता है, धाराओं का 3 धाराओं का समाहार। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों की धाराएं आकर मिलती हैं, तो दोस्तों इसे त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिवेणी। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समूह या फिर समाहार, ठीक है। 9 रत्नों का समाहार, क्या कहेंगे दोस्तों, 9 रत्नों का समूह या फिर समाहार, यह आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अष्टधातु में क्या हो जाएगा, 8 धातुओं का समूह या समाहार, ठीक है। अच्छा, इन सब में क्या दोस्तों, द्विगु समास की खासियत क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें हमेशा प्रथम पद क्या होता है, ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको। यहाँ प्रथम पद हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, संख्यावाची, हमेशा पहला पद संख्या। जैसे यहाँ अष्ट, 4, सप्त, 2, शताब्दी में सत, ठीक है। इसी तरह पीछे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ नवरात्रि में 9, त्रिकाल में 3, त्रिवेणी में 3, त्रिभुज में 3, नवरत्न में 9, ठीक है। यहाँ पहला पद हमेशा संख्यावाची नजर आएगा। जैसे लिख दिया 4 पाई, तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 पायों का समाहार, ठीक है, समाहार या समूह। वो जो चारों पाया होता है ना, उसी को लिख रहा हूं, ठीक है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह या समाहार, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह या फिर समाहार। दोपहर का समाहार, पहर जानते हैं ना, दोपहर, ठीक है, 4 पहर होता है एक दिन में, दोपहर का समूह या समाहार। शताब्दी, अच्छा शताब्दी का क्या करेंगे, ये अवधि शब्द बच्चे भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, जब शताब्दी पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है सत मतलब होता है 100, ठीक है, 100, और अवधि का मतलब होता है साल, ठीक है, क्या होता है, साल। 100 सालों का समूह या फिर समाहार, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं शताब्दी, ठीक है। इसी तरह त्रिफला मतलब क्या हो जाएगा, 3 फलों का समाहार, समूह, ठीक है, 3 फलों का समूह। इसी तरह सतसई, 700 का
समूह, ठीक है। सत सही के लिए क्या हो जाता है, सत मतलब 100 हो जाता है, सत मतलब 7 हो जाता है, सही मतलब 100 हो जाता है, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी में आप पढ़ रहे हैं द्विगु समास, ठीक है। इसी तरह अठन्नी, 8 आनों का समाहार, 8 आनों का समूह। आप जानते हैं ना, चवन्नी 4 आना, अठन्नी 8 आना, 16 आना का 1 रुपया होता था ना, उसी तरह से है। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह या समाहार, 5 तत्वों का समूह या फिर समाहार। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार, क्या हो जाएगा, 8 धातुओं का समाहार या फिर समूह। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 से जुड़िए, और ये हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों। एक बार हिंदी की क्लास लीजिए, दोबारा आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं। और जिन बच्चों के पास एक किताब नहीं, एक किताब आप एक बार जरूर परचेज कीजिए। स्टडी 91 की तरफ से मैंने अपनी हिंदी की किताब तैयार किया, बहुत मेहनत करके। 6000 सवाल है दोस्तों इस किताब में। एक बार में दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, डिटेल में पढ़ने को भी मिल जाएगा, और अलग से अलग अलग परीक्षाओं के लिए कोई किताब भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कई बार मन में भी आ रहा होगा कि सर इतनी अच्छी क्लास तो फ्री में चल रही है, पेड में क्यों जाएं। भाई बात तो सही है आपकी, लेकिन पेड में हम भी मजे लेकर पढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता अपनी फ्री की क्लास में। तो अगर आप पेड में आएंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और आप हमेशा 100% नंबर अचीव कर पाएंगे। जैसे 50 नंबर का पेपर है तो 50 में 50 पाइए, क्यों एक नंबर छोड़ना भाई। थोड़ा सा मेहनत करना, ध्यान देना है, और सब कुछ आपको मिलेगा बैठे बिठाए, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।